एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरजीपीवी हमारी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, जो बेसिकली एक रूलिंग अथॉरिटी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है डी फार्मा वालों के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा आरजीपीवी का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर का, उसका जो 2023 में हमारा पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जानेंगे कि हर एक क्वेश्चन को पूरा डीप में कि उसके अंदर हमें आंसर क्या लिख के आना था या क्या लिखना चाहिए। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको इसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली जो हमारा आरजीपीवी में डी फार्मा सेकेंड ईयर में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन पेपर को अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके वो होते हैं 80, यानी कि 80 नंबर का आपका ये पेपर आता है। टोटल इसके अंदर 8 क्वेश्चन आते हैं और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क का है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, जिसमें हम बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है फार्मासिस्ट का रोल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो सबसे पहला अगर हम जिक्र करें, बात करें कि एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, तो सबसे पहला तो मेडिकेशंस को डिस्पेंस करना, मतलब कि दवाइयों का वितरण करना। ठीक है, क्या करना? दवाइयों का वितरण करना। मेडिकेशन मैनेजमेंट, मतलब जो हमारी दवाइयां हैं उनको जो है बेसिकली मैनेज करना, संभालना। साथ ही साथ जो हमारी मेडिकेशन थेरेपीज हैं, जो हमारा बेसिकली ट्रीटमेंट चलता है एक पेशेंट का, उसको असेस करना और साथ ही साथ मॉनिटर करना, यानी कि उस पर निगरानी रखना। साथ ही साथ मेडिकेशन एरर्स कम से कम हो उसका बचाव करना। मेडिकेशन एरर्स ना हो सबसे पहले कोशिश वो करना। उसके बाद आ जाता है कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना, यानी कि जो मरीज है उनको समझाना दवाइयों के प्रति, इलाज के प्रति, क्या क्या उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो सब वो फॉलो करें। इसलिए पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को प्रमोट करना कि हमारा जो बेसिकली एक स्वास्थ्य है वो हमारा प्राथमिक है, उसके बारे में लोगों को सचेत करना, लोगों को जागरूक करना। साथ ही साथ जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ मिलजुल कर चलना, उनके साथ कोलैबोरेशन करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेडिकेशन सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। दवाइयां जितनी ज्यादा सेफ होंगी, सुरक्षात्मक होंगी, क्वालिटी भी उतनी जल्दी इंप्रूव होगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो उस चीज पर कार्य करना, ये एक हमारे फार्मासिस्ट के रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। साथ ही साथ आर&डी में, रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना योगदान देना, ये भी बहुत जरूरी है, तभी नई नई दवाइयां हमारे मार्केट में आएंगी। आगे चलते हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट। जितनी हमारी कम्युनिटी इंगेज रहेगी इस कार्य में उतना अच्छा। ठीक है, कम्युनिटी को भी इंगेज रखना, जिससे कि वो जो है दवाइयों के प्रति और जागरूक हो सके और सही से अपना ट्रीटमेंट करा सके। अब बात आ जाती है कि इसका पार्ट बी क्या कहता है। पार्ट बी में पूछा गया कि जो फार्मासिस्ट है उसको जो है बेसिकली कुछ लॉज के बारे में पढ़ना होता है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, उसके कारण है, तो वो आपको बताने हैं। सबसे पहला कि लीगल कॉम्प्लियंसेस, मतलब कि सही मायने में चीजें क्या है, लीगल क्या है, उसके बारे में जानना। साथ ही साथ पेशेंट की सेफ्टी, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उसके प्रति जो है हमें लॉ जरूर पढ़ना होता है। एथिकल कंसिडरेशन, मतलब कि हमारे मैनर्स क्या कहते हैं, एथिक क्या कहते हैं, उनका ध्यान रखना। साथ ही साथ लायबिलिटी प्रोटेक्शन, इस चीज का भी हमें जो है बेसिकली खासकर ध्यान रखना है। एडवोकेसी और पॉलिसी डेवलपमेंट, मतलब जहां एडवोकेसी की जरूरत पड़े, वकील बनना पड़े, वहां वो कार्य करेंगे, और जहां पॉलिसीज को डेवलप कराना होगा तो उसके लिए पॉलिसीज भी डेवलप कराएंगे। साथ ही साथ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, अपना हम बिजनेस अच्छे से रन कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, लोगों को रोजगार दे सके, उसके प्रति भी हमें ये लॉ पढ़ना जरूरी होता है। साथ ही साथ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारा एक खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा उसको हम बरकरार रखें, उस चीज पर कार्य करना। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था
पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग में द फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पीसीआई के फंक्शंस क्या है, वो कार्य क्या करती है। तो सबसे पहला एजुकेशन रेगुलेशन, हमारी जो बेसिकली फार्मेसी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करना, किसको, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, उसको नियंत्रण करना, उस पर कार्य करना। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट और फैसिलिटीज एक स्टूडेंट्स के लिए चाहिए उन पर कार्य करना। तीसरा, जो भी कोर्सेज हैं हमारे स्टडीज को लेकर के, एग्जामिनेशंस को लेकर के, उनको अप्रूवल देना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर किसी का अप्रूवल उन्हें रिजेक्ट करना है, विड्रॉल कराना है, तो उस पर भी कार्य करना। साथ ही साथ जो सेंट्रल काउंसिल होती है वो एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है जो उस पर्टिकुलर सेंट्रल काउंसिल का एक सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है, और अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो तब भी वो जो है अपने स्टेप्स ले सकता है। सेंट्रल काउंसिल ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जिसके अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो उसके अंदर होते ही होते हैं, और दूसरे 5 मेंबर्स को भी इलेक्ट किया जाता है जो प्रॉपर हमारे उस पीसीआई के मेंबर्स होते हैं। उन्हीं में से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा और 5 मेंबर्स को लिया जाता है। और साथ ही साथ जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और रेगुलेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और रेगुलेट कराए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया गिव क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ड्रग इंस्पेक्टर, एक्सप्लेन देयर पावर्स एंड प्रोसीजर। अब आपको एक ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या होती है उसके अपॉइंटमेंट के लिए वो बताना है, और उसकी पावर और प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरे पार्ट में बोला स्टेट दी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटिंग टू सेल ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स की जो सेल होती है उसी के बिहाफ पे आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज बताने हैं, और फिर कुछ टर्म्स को आपको डिफाइन करना है जो पार्ट सी में बोला गया। न्यू ड्रग क्या होती है, स्पूरियस ड्रग क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बतानी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली कि जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है उसके लिए, कि उसके जो हमारा अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर, उसके फंक्शंस और उसकी क्वालिफिकेशन। तो ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 21 के तहत। उसका कोई एज सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता है, चाहे वो हमारा ड्रग्स के इंपोर्ट को लेकर के हो, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, या सेल को लेकर के हो उस पर्टिकुलर ड्रग या कॉस्मेटिक का। ठीक है, वहीं पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अगर वो ग्रेजुएट है हमारा फार्मेसी में, उसके पास कम से कम डिग्री है, बी फार्मा है कम से कम, तब वो एलिजिबल माना जाएगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से उसका स्पेशलाइजेशन हो, या उसने मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन ले रखा हो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, तब वो बन सकता है। या एक पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजी से उसने जो है अपना मास्टर्स कर रखा है, तब वो बेसिकली अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल माना जाएगा। साथ ही साथ में उसको और क्या क्या देना होगा कि एक पर्सन जो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है कम से कम 18 महीने यानी कि कम से कम 1.5 साल का उसके पास जो है बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो हमारे शेड्यूल सी के अंदर सब्सटेंसेस, ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स को डाला गया है, ड्रग्स को डाला गया है शेड्यूल सी के तहत। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर जो शेड्यूल सी में हमारे ड्रग्स को, सब्सटेंसेस को जो है बेसिकली इंक्लूड किया गया है, डाला गया है, उसमें कम से कम 18 महीने का 1.5 साल का टेस्टिंग में उसका एक्सपीरियंस हो, तब वो एलिजिबल माना जाएगा। या फिर उसने कम से कम 3 साल एक इंस्पेक्शन फर्म के अंदर काम किया हो, और शेड्यूल सी में जो बेसिकली वो अपने ड्रग्स जो स्पेसिफाइड है उसमें उसने इंस्पेक्शन में असिस्ट किया हो, तब जाकर के वो जो है एलिजिबल माना जा सकता है। तो ये जो है बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला उसकी जो पावर है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब बेसिकली वो क्या करेगा, छापे मार सकता है जहां भी उसे संदेह लगता है। कोई भी ऐसी प्रीमाइस जहां पर ड्रग या कॉस्मेटिक को बनाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर वो उनकी टेस्टिंग या स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अगर उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो करा सकता है। साथ ही साथ ऐसी जगह जहां पर ड्रग या कॉस्मेटिक को बेचा जाता हो, स्टॉक करके रखा जाता हो या सेल के लिए ऑफर किया जाता हो, ठीक है,
तो वो उस जगह का भी इंस्पेक्शन कर सकता है। वो सैंपल ले सकता है किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का जिसका उसको मन करेगा। जिस पे भी ड्रग या कॉस्मेटिक के सैंपल पे अगर उसको गड़बड़ लगती है तो वो वहां से सैंपल ले जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो दवाइयां बनाते हैं या कन्वे करते हैं या डिलीवर करते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर परचेजर पे, तो वो वहां से भी जो है बेसिकली सैंपल ले सकता है टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका कनेक्शन है कि किसी ने ऑफेंस किया होगा, गलत कार्य किया होगा, तो वो उसकी भी छानबीन कर सकता है, उसके भी सर्च में रहता है। और साथ ही साथ वो ऐसी जगह पर एंटर कर सकता है और छापा मार सकता है जहां पर उसे लगता है कि या तो कुछ गलत कार्य हो चुका है या होने वाला है, तो ये उस चीज को रोकने के लिए या उस चीज का पता लगाने के लिए वो इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर मैं बात करूं जो हमारा आंसर नंबर 2 का पार्ट बी था कि हमें सेल ऑफ ड्रग्स के रिगार्ड में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज बताने हैं। अगर कोई भी अडल्ट्रेटेड ड्रग को या स्पूरियस ड्रग को या हमारा कॉस्मेटिक ही क्यों ना हो उसको इंपोर्ट करता है और अगर वो पकड़ा गया तो उस पे 500 रुपए तक का जुर्माना, 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर दोनों। और अगर बेसिकली कोई ड्रग या कॉस्मेटिक हमारी जो रेफर की जाती है उससे अलग, उससे ज्यादा उन्होंने कर दिया इसके प्रति, तो 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई इलीगल तरीके से ड्रग्स को इंपोर्ट कर रहा है या ड्रग कॉस्मेटिक को इंपोर्ट कर रहा है जो प्रावधान है हमारे उनके विपरीत, तो 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। अब आंसर नंबर 2 का पार्ट थर्ड यानी कि सी, जो हमें डेफिनेशंस बनानी है, जो डेफिनेशंस बतानी है। तो न्यू ड्रग, एक नई ड्रग हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो होता है जिसको बेसिकली एक पहले से ही अप्रूवल नहीं मिला हुआ है अथॉरिटीज के द्वारा मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें हमारी नई केमिकल एंटाइटीज आ जाती हैं, साथ ही साथ न्यू फॉर्मुलेशंस या कॉम्बिनेशंस या जो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है एग्जिस्टिंग ड्रग्स के, वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। स्पूरियस ड्रग का मतलब कि या तो वो एक गलत सूचना प्रदान कर रही है या वो गलत काउंटरफिट हो रही है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि उनके द्वारा फ्रॉड हो रहा है उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से या सोर्स से, तो वो स्पूरियस ड्रग कहलाती हैं। एथिक्स की बात करें तो यानी कि एथिक्स मतलब मोराल्स हमारे, ठीक है, मोराल्स मतलब कि इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल कहता है, इसके अंदर हमारे प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, वैल्यूज आ जाती हैं, मोरल गाइडलाइंस आ जाती हैं जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करती हैं और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं। हेल्थ केयर और मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो एथिक्स का मतलब कि आपकी एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या बनती हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेकर के ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। इसके अंदर फिजिशियंस आ जाते हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं, नर्सेस और रिसर्चर्स आ जाते हैं, साथ ही साथ वो चाहे अपने पेरेंट्स के ही प्रति क्यों ना हो, कलीग्स के ही प्रति क्यों ना हो, सोसाइटी या जो हमारी बेसिकली कम्युनिटी है, समाज है, वो ही क्यों ना हो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट था वो था क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसी रिसर्च है जहां पर हम नई ड्रग्स का सेफ्टी देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं, उस पर्टिकुलर मेडिकल इंटरवेंशन का इफेक्टिवनेस देखते हैं, चाहे वो हमारी नई ड्रग हो या मेडिकल डिवाइस हो या डायग्नोस्टिक टेस्ट हो या कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो जो हमारे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है और इनको कंडक्ट इस तरीके से कराया जाता है कि प्रॉपर स्ट्रिक्ट साइंटिफिक और एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जिससे कि एविडेंस बेस्ड के आधार पे ही आप एक हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये पार्ट ए कह रहा है। पार्ट बी कहता है हमें कंपेयर करने हैं एडवर्टीजमेंट्स जो हमारे बेसिकली प्रोहिबिट्स हैं और जो बेसिकली एग्जेम्प्ट है, जिन पे प्रतिबंध है और जिन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। और लास्ट पार्ट कहता है डिस्क्राइब द लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी। अब बॉन्डेड लेबोरेटरी का आपको प्रॉपर लेआउट और कंस्ट्रक्शन बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के ऑब्जेक्टिव्स का, इनके सिद्धांतों का। तो जो बेसिकली प्रतिबंध है या हमें किन चीजों पर काबू करना है
या हमें किन चीजों को रेगुलेट करना है यानी कि नियंत्रण करना है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए, उसी के लिए ये एक्ट लाया गया था। साथ ही साथ इसके तहत हम लाइसेंसिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर देते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वो रेगुलेट कर सकें मैन्युफैक्चरिंग नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स की, कल्टीवेशन पे कंट्रोल कर सके, इंपोर्ट पे ध्यान रख सके, एक्सपोर्ट पे ध्यान रख सके, और जो हमारा एक दो स्टेट्स के बीच में एक ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन होता है पर्टिकुलर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के सेल को देख करके उस पे भी कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि आपको प्रोहिबिशन और एग्जेम्पशन बताना है एडवर्टीजमेंट्स का। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ऐसे कौन से एडवर्टीजमेंट्स हैं जिन पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो सबसे पहला आता है जो वुमेन्स के अंदर मिसकैरेजेस हो जाते हैं या कोई दवा ऐसा दावा करे कि वो जो है बेसिकली कंसेप्शन को बचा सकती है वुमेन्स के अंदर प्रेगनेंसी में, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं होना, या कोई मिसकैरेजेस को ठीक कर सकती है तो ऐसा जो है बेसिकली एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। दूसरा कहता है कि अगर कोई दवा ये दावा करे कि वो इंसानों के सेक्सुअल प्लेजर को जो है बेसिकली बढ़ा सकती है या इंप्रूव कर सकती है या मेंटेन कर सकती है, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट कहता है अगर कोई दवा ये दावा करे कि वो वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है, तो वो भी गलत है, ऐसा भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कोई दवा अगर ये दावा करे कि वो जो है बेसिकली क्योर में, प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में या मिटिगेशन में, ठीक है, वो हेल्पफुल रहेगी उस पर्टिकुलर डिजीज या एलिमेंट के लिए, तो ऐसी भी ड्रग का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अगर गलत इंप्रेशन डाल रही है, गलत प्रभाव डाल रही है उस पर्टिकुलर ड्रग के एक सही कैरेक्टर पे, तो ऐसा भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता। और अगर कोई डायरेक्टली फॉल्स क्लेम करे, झूठे वादे करे डॉक्टर के प्रति, तो वो भी गलत है, ऐसा भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है कि ऐसे कौन कौन से एडवर्टीजमेंट्स हैं जिन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो सबसे पहला ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हमारे जो बेसिकली जिनकी आप प्रिंटिंग या पब्लिश करा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, आपने लेकिन गवर्नमेंट को पहले से ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट हो सकता है, लेकिन वो अगर अवेयरनेस स्प्रेड करेगा तभी। दूसरा, आप लीफलेट या लिटरेचर प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रग्स की पैकेजिंग के टाइम पे, जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए कि थेराप्यूटिक इंडिकेशंस क्या क्या है ड्रग्स के, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, डोजेस क्या होती है, साइड इफेक्ट्स क्या है, दुष्प्रभाव, और प्रिकॉशन सावधानी क्या क्या बरत सकते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। अब लास्ट पार्ट क्या था हमारा, बॉन्डेड लेबोरेटरी का आपको लेआउट और कंस्ट्रक्शन बताना है, ठीक है, जो कि हमारा आंसर नंबर 3 का पार्ट सी था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है बॉन्डेड लेबोरेटरीज की लॉस के अकॉर्डिंग वहां पर रॉ स्पिरिट रूम होगा, स्टोर मैन्युफैक्चरिंग रूम होगा, स्टोर रूम होगा हमारे फाइनल गुड्स के लिए, और स्टाफ एक्साइज ऑफिसर के लिए भी एक्साइज स्टाफ ऑफिस भी होगा। एक्साइज ड्यूटीज आपकी पेएबल है जब भी आप वहां से सामान निकालेंगे बॉन्डेड लेबोरेटरीज में से। बॉन्डेड लेबोरेटरीज के कार्य सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ऑफिसर के निगरानी में ही हो सकते हैं, और आप इसको जो है बेसिकली एक बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बॉन्डेड लेबोरेटरी में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिसके 3 पार्ट हैं। पार्ट ए कहता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस बताने हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक कमेटी के। पार्ट बी कहता है कि आप स्पेसिफाइड पॉइजन से क्या समझते हैं, और जो इंपोर्ट, पोजेशन या सेल होता है पॉइजन्स का इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, तो उसको कैसे कर सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। और थर्ड पार्ट कहता है कि FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर। तो इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक कमेटी की बात करें, हर एक इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक कमेटी के अंदर क्या होना चाहिए, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होना चाहिए, 2 साइंटिस्ट आपके डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से होने चाहिए, एक वेटरनेरियन भी आप इनवाइट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स। साथ ही साथ जो आपका एक साइंटिस्ट इंचार्ज है एनिमल्स फैसिलिटीज के लिए उसकी पर्टिकुलर स्थापना में, तो उसको भी कंसर्न करना। एक साइंटिस्ट आपका उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से बाहर का होना चाहिए।
अब अगर मैं बात करूं कि फंक्शंस क्या क्या है आईएएसी के, तो सबसे पहला ये आपको इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट और एक टाइमली समय के साथ साथ रहते हुए रिव्यू दे देते हैं कि जो प्रपोज्ड स्टडीज हैं आपकी उस पर्टिकुलर सेम और रेगुलरली मॉनिटर जो आपकी स्टडीज चल रही हैं उसके प्रति उससे पहले ही आपको एथिक्स के बारे में बता देते हैं। आईएएसी आपका रिव्यू करेगा और अप्रूवल देता है ऐसी हर एक रिसर्च प्रपोजल्स का जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में होते हैं, जिससे कि हमें ये अश्योरिटी लेनी होती है कि क्वालिटी मेंटेनेंस कैसे होगा और जो वेलफेयर है एनिमल्स का, जिसको आप लेबोरेटरी स्टडीज में यूज करते हैं जब एक रिसर्च चल रही होती है, उसमें मदद करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 3 पार्ट हैं। पार्ट ए कह रहा है कि हाउ आर द प्राइसेस ऑफ फॉर्मुलेशंस टू द होलसेल्स एंड रिटेलर्स कैलकुलेटेड। दूसरा कह रहा है कि कौन टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी को और उसका एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग कितना होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन और आपको क्वालिफिकेशन देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए जो कि अबॉर्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड होता है वो ही बेसिकली टर्मिनेट कर सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी कि अबॉर्शन। तो उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनेकोलॉजी और ऑब्स्ट्रेक्टिव में। साथ ही साथ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इस एक्ट के बाद भी, और उसने कम से कम 6 महीने की अपनी जो है बेसिकली एक एक्सपीरियंस ले रखा है सर्जरी में, गायनेकोलॉजी या ऑब्स्ट्रेक्टिव में, और उसके पास एक्सपीरियंस भी है कम से कम 1 साल का उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का जहां पर उसने प्रैक्टिस की है गायनेकोलॉजी और ऑब्स्ट्रेक्टिव डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ उसने कम से कम 25 केसेस में जहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया हो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को उसने असिस्ट किया हो, तो वो ही जो है बेसिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ये प्रॉपर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग है जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की होनी चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से पहले। साथ ही साथ उसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होता है पर्टिकुलर गायनेकोलॉजी या ऑब्स्ट्रेक्टिव्स में प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं वो बताओ और आपको क्वालिफिकेशन बतानी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब कि कम से कम उसके पास डी फार्मा होना चाहिए या बी फार्मा होना चाहिए और उसने पर्टिकुलर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट माना जाता है, जिसने प्रॉपर एजुकेशन ले रखी है, या तो डिप्लोमा है या बैचलर्स है, और जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर स्टेट से उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, तभी जो है बेसिकली वो क्या माना जाता है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए वो आप जान ही गए, या तो उसके पास डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए। जिस भी स्टेट को वो बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, अब चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। डी फार्मा किया हुआ है तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कम से कम 500 घंटे की उसने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसने ट्रेनिंग ले रखी हो, और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा होता है जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो तब बेसिकली वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द विजन, मिशन एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो जिसमें अगर मैं बात करूं मिशन क्या है, तो मिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का ये है कि हमें पब्लिक के स्वास्थ्य की सेफ्टी का ध्यान रखना है और जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना और उनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है, सेफ्टी पर ध्यान देना है, और जो एफिकेसी है मेडिसिन की जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है उस पर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ विजन की बात की जाए तो जो एक विजन है इंडियन फार्माकोपिया का वो ये है कि आपको नेशनली और इंटरनेशनली अपनी एक पर्टिकुलर गाइड के तौर पे इस फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को जो है रेफर कराना होगा कि वो आपके आधार पे चले।
और साथ ही साथ जो साइंस में एडवांसमेंट है उनको अडेप्ट कर सके, टेक्नोलॉजी के ऊपर चल सके, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस पर ध्यान दे सके, और जो भी एक पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्शन के लिए हम कमिटमेंट दे सकते हैं उस पर ध्यान दे सके। फंक्शंस की बात करें अगर हम इंडियन फार्माकोपिया की, तो हम स्टैंडर्ड सेट कर सकें, क्वालिटी एश्योरेंस पर ध्यान दे सकें, पब्लिकेशन पे ध्यान दें अपने, ठीक है, रेगुलेटरी सपोर्ट हम कर सके एटसेट्रा। तो ये बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया के बेसिकली हमारे फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक ड्रग रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के, वो आपने बताने हैं। सबसे पहला लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रावधान क्या है सही मायने में उस पर कार्य करना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर ध्यान देना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज को चेक करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास एटसेट्रा। ये सब आपके मेजर की कंपोनेंट्स होते हैं एक सही यानी कि एक गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस को। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको पूरा डिटेल में लिख के आना होता है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करनी है। ये देखो, ये आपका जेनेरिक ड्रग्स है, इसमें करेक्शन है, ठीक है। दूसरा एनडीए, फिर पेटेंट और पीपीई। जेनेरिक ड्रग्स की बात करें तो ये वो मेडिकेशंस हैं जिनको डेवलप किया गया है कि इनके जो ब्रांड नेम्स हैं हमारे ड्रग्स के मार्केट में उनके बायो इक्विवेलेंट होते हैं, डोजेस फॉर्म सेम है, सेफ्टी सेम होती है, स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सब अच्छे होते हैं, तभी उसी पर्पस के लिए, यूज के लिए इसको बनाया गया है। उसके बाद अगर एनडीए की बात की जाए तो मतलब कि इसके जो हमारा एनडीए है यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाती हैं, जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो वो एक मार्केट के अंदर नया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, उसके लिए अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है। फिर है पेटेंट ड्रग, इनको आप ब्रांडेड नेम ड्रग्स भी कहते हैं या इनोवेटर ड्रग्स भी कहते हैं। ये वो मेडिसिन हैं जिन डेवलप किया गया और मार्केट किया गया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और लास्ट अगर मैं बात करूं पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका मतलब जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, क्लोथिंग हुए, इक्विपमेंट्स हुए, गियर, जो एक इंडिविजुअल्स खुद को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ ज्यादा खतरा होता है उसके साथ डील करते हैं तो उन्हें पीपीई पहनना पड़ता है। तो ये आपका पीपीई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेवेंथ क्वेश्चन का पार्ट ए, डिस्कस द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल ब्लड बैंक। हॉस्पिटल ब्लड बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो ब्लड को कलेक्ट करना, ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना, ठीक है, ब्लड की टाइपिंग और उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करना, साथ ही साथ कैसे स्टोर करेंगे, इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये एक कार्य होता है, ठीक है, क्रॉस मैचिंग कराना, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस पर ध्यान देना कि इमरजेंसी के टाइम पर हम जो है बेसिकली कार्य कर सके, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग कराना, ये कुछ आपके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं एक हॉस्पिटल ब्लड बैंकिंग के। उसके बाद सेवेंथ के बी पार्ट में पूछा गया क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बेसिकली फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है जितने भी क्लिनिक्स की हमारी स्थापना होती है और डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनते हैं। साथ ही साथ सिंगल डोर क्लिनिक्स जितने भी हैं हमारे उस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, चाहे वो पब्लिकली है या प्राइवेट सेक्टर में है, उनको भी जो है बेसिकली इसके तहत लिया जाता है। और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा रन किए जाते हैं वो इसके तहत नहीं आते हैं, उनके फंक्शंस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत नहीं होते। इंटरनेशनल और आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट में पूछा गया जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो हमारी इंटरनेशनल और इंडियन गाइडलाइंस हैं, जहां पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, आपको इस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। CIOMS मतलब काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस, और जो कि बेसिकली ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती हैं। इंडियन गाइडलाइंस की बात करें तो आपको इंडियन GCP यानी कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि ये आपकी बायोमेडिकल रिसर्चेस हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, इन सभी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ये आपकी एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं और इंटरनेशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट हैं
जिसमें बेसिकली आपको कोई से भी 4 करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? कोई से भी 4 करने हैं, यानी कि 4 नंबर का एक पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पार्ट में कंज्यूमर राइट्स के बारे में पूछा गया है, दूसरे पार्ट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, तीसरे पार्ट में मेडिकल और नॉन मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, चौथे पार्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट एंड ओथ के बारे में, और पांचवें में पूछा गया है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब कंज्यूमर्स के पास यह भी राइट है कि वो अगर बेसिकली किसी प्रोडक्ट को मना करना चाहते हैं तो वो मना कर सकते हैं। राइट टू सेफ्टी, ये एक क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस के बारे में जिसे वो खरीद रहे हैं। राइट टू चूज, उनके पास प्रॉपर जो है बेसिकली उनके पास ये राइट है, अधिकार है कि जो भी उन्हें सामान चूज करना है उन मल्टीपल ऑप्शंस में से वो कर सकते हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता। राइट टू इन्फॉर्म, अगर उन्हें किसी के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, अवेयरनेस लेनी है, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स उनको खरीदने से पहले बतानी होंगी अगर वो पूछता है। साथ ही साथ राइट टू हर्ट, और जो भी कंप्लेंट्स या फीडबैक है वो भी एक उनके पास अधिकार है कि वो सामने दुकानदार को या उस मालिक को बता सकते हैं। और राइट टू सीक कंपेंसेशन, अगर बेसिकली उन्हें लगता है कि कुछ गलत सामान उनके पास गया, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो वो कंपेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं। मॉनेटरी या किसी और दूसरे तरीके से उन पर्टिकुलर कंप्लेंट्स के अगेंस्ट वो एक्शन ले सकते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है या बॉडी है जो कि बेसिकली जिम्मेदारी निभाती है जब भी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स लगाने होते हैं नेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये वो होती है। ठीक है, प्राइमरी मैंडेट ये है कि पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना और गाइडलाइंस बनाना, डिजास्टर को लेकर के प्रिपेयर रहना, रेस्पॉन्सेस और रिकवरी के ऊपर ध्यान देना। फंक्शंस की बात करें तो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन करना, और कैपेसिटी, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बिल्डिंग्स को जो है बेसिकली दोबारा से कर सके, वो बना सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के ऊपर कार्य करना, रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन पर ध्यान देना, और रेस्पॉन्सेस और रिलीफ ऑपरेशंस भी करने होते हैं। ये कार्य होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। रिकवरी और रिहैबिलिटेशन पे भी कार्य करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया मेडिकल डिवाइसेस और नॉन मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। मेडिकल डिवाइसेस ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, मशीन्स हैं जो कि बेसिकली डायग्नोसिस या प्रिवेंशन या पर्टिकुलर डिजीजेस या इंजरीज को लेकर के ह्यूमंस के अंदर हमें ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना होता है। जैसे सिरिंजेस हुए, स्टेथोस्कोप हुआ, पेसमेकर हुआ, एक्सरे मशीन्स हुई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुए। नॉन मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो ये वो इक्विपमेंट हैं या टूल्स हैं, अप्लायंसेस हैं, गैजेट्स हैं जिनको हम एक मेडिकल पर्पस के तौर पे यूज नहीं करते, और ना ही इन्हें हम डायग्नोसिस या हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या किसी भी डिजीज या इंजरी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, किचन अप्लायंसेस, पावर टूल्स या स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है फार्मासिस्ट और उसकी ओथ की। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट, दवाइयों को मैनेज करना, साथ ही साथ पेशेंट काउंसलिंग पर ध्यान देना, दवाइयों की सेफ्टी को, सुरक्षा पर ध्यान देना, डिजीज मैनेजमेंट पर कार्य करना, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स लेना, पब्लिक की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट करना, ये सब बेसिकली इंपॉर्टेंस है एक फार्मासिस्ट की एक पर्टिकुलर ओथ के रिगार्ड में। और ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पर भी ध्यान देना, इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहना, ये सारी जिम्मेदारी होती है। फिर आता है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। इसको अपॉइंट किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा 1930 में, ठीक है। 11 अगस्त 1930 में इसको अपॉइंट किया गया था। इस कमेटी को कर्नल RN चोपड़ा की निगरानी के अंदर वो चेयरमैन थे। इसको हम DEC या चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी की क्या जिम्मेदारी थी कि वो इंक्वायरीज बनाते थे, ठीक है, और जो एक स्मूथ कंट्रोल हो सकता है हमारी बेसिकली ड्रग्स को लेकर के, चाहे उनका इंपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है या मैन्युफैक्चर है, पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में, उसके रिगार्ड में वो जो है रिकमेंडेशन देते थे हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है
आरजीपीवी का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सब्सक्राइब करें फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल, यहां पर आपको हर एक जानकारी प्राप्त होती रहेगी और आरजीपीवी डी फार्मा से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए 9389516306। इसको सेव कीजिए, सेव करके डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, इसके माध्यम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ और डी फार्मा में पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।